नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में तमाम राजनीतिक दलों पर विधानसभा चुनाव का रंग अभी से नजर आ रहा है। सत्ताधारी बीजेपी हैट्रिक बनाने का, इतिहास रचने का दम भर रही है। कांग्रेस 70 पार का दावा कर रही है, तो अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियों को तेज करने में जुटी हैं। चर्चा इसी मुद्दे को लेकर हम करने वाले हैं कि हरियाणा में चुनावी तैयारियों के लिहाज से तमाम पार्टियां कहां खड़ी हैं, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और किस पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, सभी दलों में जीत की रेस। नायब सैनी ही होंगे बीजेपी के सेनापति। कांग्रेस में अभी से सीएम पद को लेकर ठनी। क्षेत्रीय दलों का क्या होगा हाल, कौन से मुद्दे दिखाएंगे कमाल। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दल सत्ता में आने का ख्वाब और लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने हैट्रिक का गोल सेट किया है। बीजेपी इस बार सीएम नायब सैनी को आगामी चुनाव के लिए सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। 10 साल से सत्ता के बाहर चल रही कांग्रेस लोकसभा में 5 सीटों पर जीत से उत्साहित है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पार्टी 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि सीएम पद को लेकर दावेदारी और मतभेद दोनों ही अभी से साफ नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए। ये मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन रीता भोकल जी भी हैं कि समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को समावेश करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी जो हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर हरियाणा में और भी क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े बड़े जुमले किए, उन्होंने तो बड़े दावे भी किए, प्रोमिसेस भी किए। सरकार आती है तो सीएम कौन होंगे? पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, जिसको विधायक चुनेंगे, जिसको हाईकमान बनाएगी वो सीएम होगा। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इनेलो और जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी जीत की जुगत में है। इनेलो और जेजेपी दोनों क्षेत्रीय दलों के लिए लोकसभा के खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा में बेहतर करने की चुनौती है। वहीं आम आदमी पार्टी जो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का दम भर रही है, आम आदमी पार्टी के सामने प्रदेश में अभी तक खाता खोलने की भी चुनौती है। बहरहाल तमाम तैयारियों और चुनौतियों के बीच ये देखना होगा कि बीजेपी को सत्ताधारी दल के नाते विकास कार्यों, घोषणाओं और सौगात दिए जाने का चुनावी लाभ मिलता है या कांग्रेस गुटबाजी से पार पाकर मजबूती से मुद्दे उठाते हुए सत्ता में आने में कामयाब हो पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, चुनाव की तैयारियों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, भाग सिंह दमदमा प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो, सुमित हिंदुस्तानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश जी आपसे करते हैं। बीजेपी चुनावी तैयारियों में आप लोग तो कहते भी हैं कि हम पूरा साल, एक चुनाव खत्म होता है, जब भी चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। पूरा साल बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। इस बार भी आप लोग हरियाणा में एक कदम आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम के उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है कि सीएम की अगुवाई में ही चुनाव लड़े जाएंगे और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नायब सिंह सैनी ही अगले सीएम होंगे। नमस्कार। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में बढ़त बनाए हुए है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और उसका आधार है हमारे पिछले इन 2 कार्यकाल का जो काम 2014 से 2019 और 2019 से 2024, उसमें जो विकास को जो गति दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके दम पर मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जा रही है। और आप देखेंगे कि चुनाव के बाद फिर ये नए बहानों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा होगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। और खास करके इनेलो के प्रवक्ता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, हाँ। अदरवाइज तो बीजेपी हार जाती। अब मैं इनको कहना चाहता हूं कि हर डिबेट में कहते हैं कि आप अपनी सारी तैयारियां कीजिए, कांग्रेस भी तैयारी करे, जेजेपी भी तैयारी करे, इनेलो भी तैयारी करे, और थोड़ी बहुत कुछ बची हुई है तो आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी करे। बाद में ये नहीं कहना कि हमने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया इसलिए बीजेपी आ गई, उसने ये नहीं किया इसलिए बीजेपी आ गई। क्योंकि बीजेपी का आना तो निश्चित है कि जिस आधार पर हमने हरियाणा की काया पलट की 2014 के बाद, 2014 से पहले का जो हरियाणा आप देखते थे, क्या छवि थी हरियाणा की? कि हरियाणा नौकरी बेचने वाला स्टेट, कि हरियाणा ऐसा स्टेट जिसमें पूरी की पूरी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग और सीएलयू के अंदर लगी हुई है। ऐसी छवि इन लोगों ने बनाकर रख दी थी कि यहाँ नौकरियां बेची जाती हैं, कभी तो माला डालने के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, कभी भाई भतीजावाद के नाम पर। तो अभी आप लोगों की जो सरकार है, शर्मा जी, आप लोगों की ऐसी क्या छवि है? आप जो अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ वो करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हैट्रिक बनाएंगे। पिछली बार हालांकि ठीक है 2014 में पहली बार आप लोगों को बहुमत मिला, 2019 में बहुमत भी नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग जरूर थे। तो इस बार ऐसा क्या अलग हो गया है कि आप अपने बूते ही सरकार बनाएंगे, हैट्रिक हरियाणा में बना देंगे? नहीं, अपने बूते बनाएंगे, हैट्रिक बनाएंगे। आप देखना क्या होगा, क्या नहीं हुआ है। पहली 2014 के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा में विकास करने का काम किया। जिस सरकार को आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन से जिले की सरकार है, ये 2 जिलों की सरकार है या ये 3 जिलों की सरकार है, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा एक हरियाणवी एक के आधार पर हमने सरकार बनाई और उसी के आधार पर हमने हरियाणा में सरकार चलाने का काम किया। 2014 के बाद की ये पहली सरकार है जिस सरकार में नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ, जिस सरकार में नौकरी में कोई पर्ची भी नहीं चली और खर्ची भी नहीं चली। पहली ऐसी सरकार है जिसने हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज गति से काम किया। वरना 2014 से पहले ध्यान में होगा कि जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे तो उससे पहले अटल जी की सरकार में कुछ फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। 5 फ्लाईओवर ऐसे थे जो हुड्डा जी से 10 वर्षों में पूरे नहीं हुए, और वो फ्लाईओवर का काम भी अगर किसी ने पूरा किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने जब 2014 में आए तब वो सारा काम पूरा किया। तो विकास के आधार पर, समान विकास के आधार पर, नौकरियों में बिना पर्ची और बिना खर्ची के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तीसरी बार। और जो हमारा संगठन है, जो कार्यकर्ता है, उसके दम के ऊपर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस की और विपक्षियों की तो हालत क्या है, 2 पार्टियां जेजेपी और इनेलो की तो आपने लोकसभा में देख ली होगी, एक भी सीट पर किसी पर जमानत नहीं बची, कहीं 1% वोट है, किसी का 1.5% वोट है। हाँ। और आम आदमी पार्टी की तो स्थिति खराब है। ठीक है, मुकाबला तो दोनों ही पार्टियों में था, मुकाबला दोनों नेशनल पार्टीज के बीच हरियाणा में था। बजरंग जी, हैट्रिक की बात कर रही है बीजेपी, आप लोगों का 70 पार का जो गोल है लगता है टिक पाएगा बीजेपी के सामने? ज्योति जी, हमसे ज्यादा आप जानते हो, आपका चैनल डालता है, आपके रिपोर्टर घर घर है, पूरे जिले में, ब्लॉक में, शहरों में घूमते हैं। आप अपनी सर्वे करा लीजिए, पता लग जाएगा। इनका कोई इष्टम सौदा ही नहीं बचाना है। ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फैल हो चुकी है और जनता इनसे इतनी दुखी है और मुक्ति चाहती है। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने के सिवाय कुछ नहीं किया। उदाहरण तौर पे नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके 28% टैक्स, जो आम जरूरत का सामान था जिनमें 5% वेट होता था, उस पर 28% टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक
कपड़े पे, चीनी पर, दूध पर, ठीक है दही बजरंग पर, जी, ये तो आप लस्सी पर, रोजाना खाद पर ही बताते टैक्स हैं ना। नहीं। हरियाणा पर आ जाइए। ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी नहीं है कि कोई कह दे कि हिसार की ही सरकार के, मैं कोई कहे कि सिरसा की सरकार के, कोई कहे कि रोहतक की सरकार के। ये पूरे हरियाणा की सरकार के सीएम को लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस जिले के सीएम है या केवल इसी जिले का विकास हो रहा है। और ये आधार के इस बात का, प्लस ये संगठन की भी बात करें कि हमारा जितना मजबूत संगठन है बूथ स्तर पर भी, ये हमारा एक ग्राउंड है दावा करने का कि हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। इस पर आप आइए। ज्योति जी, संगठन तो आपने देख लिया लोकसभा चुनाव में, पन्ने प्रमुख लोगों ने पन्ने पाड़ के घर बिठाने का काम किया। जो कहते 10 की 10 सीटें जीतेंगे, अब की बार 400 पार, 240 में अटक गए। हम 0 से 5 पे आ गए, ये 10 से 5 में आ गए। पन्ने प्रमुख इनके ढूंढे नहीं पाए। दूसरी बात, अब कहते हैं हम हैट्रिक बनाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं 2 का आंकड़ा मतलब 10 सीट, 10 सीट भी ये हरियाणा में ले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, मैं उसका भी आपको उदाहरण देता हूं। किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे। हमने दुड़ा कर किसानों को पिटा, छात्रों को पिटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को पिटा, जहां तक कि डॉक्टरों को पिटा और चुने हुए सरपंचों को पिटा और झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेलों में डालना पड़ा। 750 किसान शहीद हो गए। इस नाम की वोट मांगेंगे या इस नाम की वोट मांगेंगे? 2014 तक 21 रुपए लीटर दूध होता था, आज 400 रुपए हो गया। या इस नाम की वोट मांगेंगे? 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने वाली सरकार हमारे टाइम में 400 रुपए थे, 1000 पार हो गया। और यही वो कहते हैं भी महंगाई की बात, जो हमारे समय में 50 रुपए दाल थी वो 150 रुपए होगी। सरसों का तेल 55 रुपए लीटर। चलिए, आप कह रहे हैं महंगाई एक मुद्दा होगी, महंगाई एक मुद्दा रहेगा, आप ये कह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ज्योति जी लाइन ऑर्डर का है। कल के अंदर कल भी एक पुलिस का संजीव कुमार एएसआई खुलेआम अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या करनाल जिले में कर दी। 3 दिन के अंदर गुड़गांव में हत्या कर दी व्यापारी की, फरीदाबाद में हत्या कर दी, फतेहाबाद में कर दी। रोज गोलियां चल रही है, रोज फरोख्ती मांगी जा रही है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर पूरे हरियाणा में हो गई है। पूरे देश के अंदर क्राइम के अंदर क्राइम बढ़ना, कानून व्यवस्था का बदहाल होना, देखिए एक परेशानी तो ये है अपने आप में। हालांकि ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पुलिसकर्मी के सीधे सिर में गोली मारकर अगर मौत के घाट उतार दिया जाता है पुलिसकर्मी को भी, तो वाकई जागने वाली स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर। दमदमा जी, बीजेपी 2 बार से सत्ता में है, 4.5 साल आप लोग भी साथी रहे बीजेपी के। बीजेपी क्या कर चुकी है? सीएम के उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है कि नायब सैनी ही सीएम है, इनकी अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे और नायब सैनी ही सीएम होंगे। बीजेपी कांग्रेस क्या कर चुकी है? मैनिफेस्टो कमेटी बना चुकी है, जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों से राय ली जा रही, फीडबैक लिया जा रहा है कि किन किन मुद्दों को, किन किन वादों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। आपकी पार्टी कहां खड़ी तैयारियों को लेकर? हम यदि जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं तो हमारे 5 तारीख से पूरे प्रदेश स्तरीय हर जिले के अंदर कार्यक्रम शुरू हैं। यमुनानगर जैसे हमारा 5 तारीख को आ रहा है, उसके बाद पंचकुला 6 तारीख को, ऐसे ही कड़ी में पूरे प्रदेश के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी, इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से जिलावार अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके बाद जब जिले के विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम जारी किए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा स्तर के ऊपर वो कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी जो बूथ कमेटीज हैं, उस बूथ कमेटीज के सम्मेलन जो हम अगले महीने पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे, हर विधानसभा या कई माइक्रो इकाई, जैसे कई जगह बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं, हम वहां जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मंडल के तौर पर काम करती है, जननायक जनता पार्टी ब्लॉक के तौर पर काम करती है, तो हम ब्लॉक स्तर पर भी अपने सम्मेलन, और हमने तकरीबन काफी विधानसभाओं के अंदर लगभग 60% विधानसभाओं 70% पर अभी तक जिला परिषद वाइज उनके प्रमुख, ब्लॉक समिति वाइज उनके प्रमुख और जो बूथ कमेटी है उनका गठन कर चुके हैं। कई विधानसभा में, कहीं जो शहरी विधानसभा पड़ती हैं, तो कार्यकारिणी का गठन हो चुका है क्या?
राज्य नहीं, कार्यकारिणी अभी तो हमने भंग की है, अभी तो लेटेस्ट भंग की है, ये जिले वाइज हमारी कार्यकारिणी कंप्लीट थी और उसको भंग किया। दमदमा जी, और इसलिए तो उसके भंग नहीं कर दी कि रोजाना ये खबरें आ रही थी कि ये पदाधिकारी छोड़कर चला गया। आपकी तो पार्टी के प्रदेश नहीं, अध्यक्ष भी छोड़कर ये तो चले गए थे, रूटीन- काफी लोग छोड़कर जा रहे रूटीन की थे प्रक्रिया। कि ठीक है, इसका एक ये इलाज ये है रूटीन- कि कार्यकारिणी कोई भंग कर दें, कम से कम ये खबरें मीडिया ना चलाए कि पदाधिकारी छोड़कर जा रहे हैं, बड़े नेता छोड़कर जा नहीं, रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पदाधिकारी तो उसके बाद भी कोई जा सकता है, यदि जाने वाले के कारण से ऐसा नहीं हुआ। पदाधिकारी अपने आप में पदाधिकारी रहा है, अगर किसी ने जाना है आना है ये उसकी अपनी इच्छा का है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता। लेकिन देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी फर्क रहता है, चाहे वो 19 का चुनाव ले लीजिए, उसके बाद 19 के बाद अप्रैल के बाद जब चुनाव अक्टूबर में आया था तो जननायक जनता पार्टी जो लोकसभा में नहीं कर पाई थी, विधानसभा में बहुत अच्छा कर पाई है। जो राष्ट्रीय बड़े दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये अपने अपने ग्राफ से डाउन आएंगी दोनों पार्टियां, और इनमें अमूमन जो प्रदेश के अंदर आज देखा जाता है तो क्षेत्रीय दल उसमें बढ़त बनाते हैं। हमारी जननायक जनता पार्टी के सारे संगठन की जो कार्यकारिणी है, जो भंग की है, ये अभी जारी कर दी जाएगी, ये जिलेवार सम्मेलन होने के बाद, और जारी होने के बाद जो विधानसभा बूथ समितियों का सम्मेलन और विधानसभा सम्मेलन है, वो कार्यकारिणी गठन होने के बाद किया जाएगा। हर पार्टी बात करती है अपनी, भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है, कौन सी कांग्रेस पार्टी कहती है हम सरकार बनाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर, क्या नॉर्मल चैनल पर भी बैठकर कभी किसी पार्टी ने कहा हो कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, हम चुनाव से जाएंगे? तो ये तो पार्टियों को कहना पड़ेगा। और लेकिन विधानसभा की स्थिति और है, विधानसभा का सिनेरियो और है। ये अब चुनाव होंगे 3 महीने में, उसमें सारा कुछ निकल कर आएगा। जननायक जनता पार्टी बहुत बेहतर करेगी प्रदेश के अंदर, और अच्छे हमारे विधायक बनकर आएंगे, और प्रदेश का जो चहुमुखी विकास है सरकार बनाने के बाद हम उसको गति देने का काम करें। रेणु साहब, लोकसभा चुनाव में देखिए संकेत इस बात के मिले कि हरियाणा में कम से कम रीजनल पार्टीज की जगह बची नहीं है। लोकसभा के हिसाब से मैं बात करूं, हो सकता है विधानसभा में कुछ नया हो जाए, करिश्मा या चमत्कार कुछ हो जाए, लेकिन आपकी पार्टी के लिए चूंकि 20 साल आप लोगों को हो जाएंगे सत्ता से बाहर, सत्ता का सूखा आप लोग झेल रहे हैं, तो संजीवनी तो आप भी तलाश रहे होंगे हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। सही कहा आपने, हम संजीवनी नहीं तलाश रहे, बल्कि हम तो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता बनवाने का काम करे, ताकि प्रदेश दोबारा से फिर विकास की गति पकड़ सके। जिस प्रकार से पहले ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी नंबर 1 की थी पूरे हिंदुस्तान में, फाइनेंस मैनेजमेंट हिंदुस्तान में नंबर 1 हुआ करता था, तो वो चीजें दोबारा से आई। विकास के कार्य इतनी स्पीड से हुआ करते थे, गांव के सरपंचों के पास, पंचायतों के पास, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में पैसे की भरमार रहा करती, अनेकों विकास के कार्य हुआ करते थे। वो कार्य दोबारा से फिर शुरू हो, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता हमारी सरकार बनाने का काम करे। दूसरी बात देखिए, अभी और बनाएंगे भी, ऐसा हमें लगता है। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश की सरकार को बदलने का काम किया, वो अपने आप में ये दिखाती है, उसकी कमियां गिनाने की जरूरत ही नहीं रहती। ये अपने आप दिखाती है कि सरकार को ही बदल दिया पूरी को, तो इसका मतलब वो सरकार फेल थी, और फेलोरनेस के कारण ही उसका प्रभाव लोकसभा में ना पड़े, इसलिए उसको चेंज करके नए चेहरे आगे लाने का काम किया गया। यहाँ तक सरकार के नए मंत्री और नए मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि कैंडिडेट भी आधे से ज्यादा बाहर से या नए कैंडिडेट उतारने का काम किया, जो पार्टी से संबंधित थे ही नहीं। जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके रायपुर तक से कैंडिडेटों को लाने का काम किया, ताकि जनता के बीच में ये कह सके भाई हम तो सरकार के समय में सरकार के साथ नहीं थे, हमारा क्या कसूर है। ये होगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश की जनता ने इनको परिणाम देने का काम किया और उनकी आंखें खुली कि प्रदेश की जनता आपसे नाराज है, तो आज देखिए किस प्रकार से अपने ही किए गए फैसलों को बदलने का काम कर रही है सरकार। सरपंचों को कितनी लाठियां खानी पड़ी थी, सरपंचों को क्या क्या सुनना पड़ा था। कोई उनको चोर कह रहा था कि सारा पैसा खा जाते हैं, कोई कह रहा था कि ये तो हम इनको पैसा नहीं खाने देंगे, हम इनको चोरी नहीं कर देंगे। इनके ऊपर कितने थानेदार बिठाने का काम किया था, और सरपंच मांग रहे थे कि हमारी लिमिट 20 लाख कर दीजिए।
आज वही लिमिट ई टेंडरिंग की 21 लाख की घोषणा हो जाती है। इसी के अलावा और तो और उन सरपंचों को वो पावर भी देने का काम किया गया। मैं बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को, आपने सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार को किसानों ने झुकाया, सरकार को सरपंचों ने, पंचायतों ने झुकाने का काम किया। सरकार अगर किसी की मानती नहीं है ना रेड्डी साहब, चोट पर कानून लागू करने का काम, अगर सरकार किसी की मानती नहीं तो आप लोग कहते हैं सरकार जिद पर अड़ी है, सरकार हठधर्मिता दिखा रही है। सरकार मान लेती तो आप लोग कहते हैं सरकार झुक गई है, सरकार डर गई है। बिल्कुल सरकार को झुकना भी चाहिए। मैं कहता हूं सरकार तो माए बाप होता है किसी भी प्रदेश की जनता के लिए, और माए बाप को ऐसा जुर्म नहीं करना चाहिए कि उनको ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, उनको लाठी डंडों से दौड़ाने का काम किया जाए। सरकार को आज कैसे समझ में आ गई सभी को पीटने के बाद और सबको तंग करने के बाद कि हाँ हम अपनी गलती पर थे, पहले क्यों नहीं उन्होंने इन बात को मानने का काम किया। केवल मात्र सत्ता की लोलुपता, इनको लगा कि ये आपकी सत्ता नहीं आने देंगे। अब ये रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जिसके कमर पे, जिसके पैर पे घाव लग चुका है वो रेवड़ियों से घाव नहीं भरेगा। और कंक्लूजन के तौर पर इस की बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस जिसको आपने घाव दिए हैं उसको आप कुछ भी दे लो, वो घाव नहीं भरेगा और वो घाव का बदला इस आने वाले चुनाव में लेने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। इसलिए इनका विरोध होगा। दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात देखिए, बीजेपी एक जो बिल्कुल आंकड़ों वाली बात है ज्योति जी, बीजेपी 2014 में बनी हरियाणा प्रदेश में 47 सीट्स के साथ आई। फिर 2019 में जबकि लोकसभा इनको 10 मिली और विधानसभा 40 मिली। कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑफ सीट्स हो रहा है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी में अगली जो फ्रीक्वेंसी है, 10 सीटों में इनको 40 सीट मिलती हैं, तो 5 सीटों में 20 सीट पर तो ये अपने आप ही आ गए। तो ये रिकॉर्ड की बात है, तो ये अपने आप ही नीचे जाएंगे। और ये कहते हैं कि हमारे को 42 सीटों पर बढ़त मिली है लोकसभा में। भाई वो लोकसभा के नाम से मिली है, क्योंकि कहीं तो आप लोगों का क्या, आप लोगों की क्या डिक्रीजिंग, अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, आप ये ऑर्डर बता रहे हैं क्या हो रहा है, तो आप लोगों का क्या हो रहा है वो भी बता दीजिए ना। 2018 के बाद आप लोगों का भी तो ग्राफ डाउन ही आ रहा है ना, कहीं भी तो आप लोगों की जमानत बची नहीं। अगर आपको लगता है कि 5 सीटें जीते हैं, 20 विधानसभा जीतेंगे, तो आप लोग तो कुछ भी नहीं जीत पाए हैं, कहीं भी नहीं जीत पाए हैं। एकमात्र जहां से विधायक हैं अब है, वहां भी आप लोगों को लीड नहीं मिल पाई है इलाहाबाद में। तो आप अपनी पार्टी का भी बताएं ना क्या होगा, कोई गणित लगाया होगा अपनी नैलो को लेकर भी बहुत जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ डिबेट में। यस हाँ ज्योति जी, देखिए प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील जमाना है, परिवर्तन होता है प्रकृति में भी। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद जो ना गर्मी, ये बदलती, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। हम भी डिक्रीज हुए, हमारी भी डिक्रीजिंग चली। 2019 में हम 1 सीट पर रह गए और अब 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हम प्रदेश की नंबर 3 पार्टी बन गए हैं। नंबर 3 की पार्टी है आज हम प्रदेश में। हमारे को वोट रेशो जो मिला वो मिला, लेकिन नंबर 3 पर हम स्टैंड कर गए हैं। हम इंक्रीजिंग में है, ये डिक्रीजिंग में है, ये फॉल में है, हम अप में हैं। और 2024 में हम चले, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। जितनी नेक टू नेक फाइट थी इस बार, नंबर 3 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 का ही सारा खेल था बीजेपी और कांग्रेस में। सुमित जी, लोकसभा में कांग्रेस के साथ इस बार आप लोगों ने लड़ा, अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन अभी तक आप लोग जो मैं बार बार डिबेट में कहती हूँ, खाता नहीं खोल पाए हरियाणा में। अब बैठक हुई है आम आदमी पार्टी को लेकर, चर्चाएं ये हैं, आप लोग कह रहे हैं अकेले हम लड़ेंगे विधानसभा में। तो इस बार कोई कमाल, कोई सिंगल सीट या खाता खोलने जैसी स्थिति में होगी पार्टी? किस तरह का मंथन आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है? ज्योति जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। ये बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी की आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने ये ऐलान किया कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, तैयारियों के साथ खड़ी है। रही बात कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव की, जिसके अंदर ये कहा गया कि हम लोग खाता भी नहीं खोलता, मुझे नहीं लगता कि इसको खाता खोलना या खाता बंद करना चाहिए। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में एक जो तानाशाह रवैया था, उसका जवाब पूरे देश ने दिया, हरियाणा प्रदेश ने दिया, कुरुक्षेत्र के लोगों ने भी दिया। अभी मैं राकेश जी की बात को सुन रहा था, उनकी बातों से आज भी मतलब अभी भी इनको सीख नहीं मिली। 400 पार का दावा करने वाले आज 250 पार भी नहीं हुए हैं। और बैसाखियों के ऊपर आज आपने सरकार बनाई, इसके बावजूद आप हरियाणा के अंदर ये बात कहते हैं कि हम तीसरी बार की सरकार बनाएंगे। आज जो आपका घोषणा मंत्री है, जिनका नाम है नायब सैनी, जिनको
उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया थे। अगर जो काम वो आज कर रहे हैं, ये काम आपने पिछले 2.5 साल में क्यों नहीं करा? आज आपको कर्मचारी भी दिखाई देने लग गया, आज आपको सारे के सारे सफाई कर्मचारी भी दिखाई देने लग गए, आज आपको सरपंच भी दिखाई देने लग गया, आज आपको हरियाणा प्रदेश के हर तमाम वर्ग दिखाई देने लग गया है। क्यों भाई, आज ऐसी क्या बात हो गई है? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा था वो देख चुकी है, झूठ का मुखौटा, जुमलों का मुखौटा देख चुकी है। अब की बार हरियाणा में बदलाव के लिए चुनाव में उतरेगा और वोट करेगा। मैं वीरेंद्र रेड्डी जी की बात थी, उसी बात को जोड़ता हूँ। परिवर्तन हर कोई व्यक्ति चाहता है और जो धरा के साथ बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हरियाणा प्रदेश अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा चाहता है, हरियाणा प्रदेश अपने आप को अपराध मुक्त, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इस जंगल राज से बचना चाहता है। कभी भी किसी भी व्यापारी को कभी भी जब मर्जी उसको धमका दिया जाता है, फोन कॉल करके उसके पैसे मांग लिए जाते हैं। बड़े से बड़े हॉस्पिटलों के सामने आज हरियाणा सरकार की ये पुलिस खड़ी रहती है कि उनको संरक्षण दिया जाए कि किसी डॉक्टर साहब के ऊपर कोई गोली न चलवा दे। ये हाल इन लोगों ने बना दी है, ये हाल इन लोगों ने बना दी। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आज आपने बड़ी आसानी से ये बात कही कि नायब सिंह सैनी जी पूरी कठोरता के साथ और अगला सीएम चेहरा भी नायब सिंह जी होंगे। अगर नायब सिंह जी चेहरा है तो कुरुक्षेत्र के अंदर भी क्यों 20,000 वोटों से आप लोग सिर्फ जीत पाए? अब तो नायब सैनी जी 3 लाख वोटों से जीते थे। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने उधार के कैंडिडेट मंगाए थे जिसकी जमानत जब्त हुई है, 2.5 लाख वोट से आ रहा है, कोई कितने लाख वोटों से आ रहा है। तो इतना घमंड राकेश शर्मा जी की पार्टी को, राकेश शर्मा जी को नहीं करना चाहिए। और आज जो इन्होंने अभी घोषणा करी, ज्योति जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ही आके एक सम्मेलन किया गया जिसके अंदर के तमाम मंत्रियों ने सरपंचों को खूब सारी ताकतें दी कि आपको 21 लाख रुपए का वो दे देंगे, आप अपना काम करवा दीजिए। आपने पैरामीटर भी तो लगा रखे हैं सरपंच के काम करने पर। वो गली बना सकते हैं, वो सड़क बना सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनको ब्लॉक की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि उनको ब्लॉक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, 3 महीने के बाद चुनाव है, मॉनसून सिर पे आकर खड़ा हुआ है। मुझे बताइए, बरसात के मौसम में निर्माणाधीन कार्य कौन करता है? कौन सी सरकार ऐसे काम में निर्माणाधीन कार्य करती है? हाँ, नायब सैनी जी जिस विधानसभा के विधायक हैं करनाल में, वहां भरी बरसात के अंदर सड़क बन सकती है। तो हो सकता है कि ये हरियाणा प्रदेश को यही दिखाना चाहते हैं कि भारी बरसात होगी, 2-2 फुट पानी भरा होगा और नायब सिंह जी की सड़क बनती चली जाएगी। ये आईना लेकर आप चुनाव में उतरेंगे। चलिए, उसके पीछे कारण क्या है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की ओर से सफाई दी गई है, उस पर उत्तर दिया गया है करनाल को लेकर। जो स्पेसिफिक आप बात करें उसकी वजह बताई गई है। ठीक है, मैं भी डिबेट में आगे बढ़ती हूँ। राकेश जी, सभी पैनलिस्ट इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं, अब जबकि चुनाव आ गए हैं, अब सरकार रेवड़ियां बांट रही है, अब आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं, और एक सवाल भी आज जो मुद्दा में डिबेट में हमने लिया है कि क्या लाभार्थी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, तो क्या रिझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को? ज्योति जी, सबसे पहले तो अभी इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस पार्टी की स्थिति ये है कि उकलाना विधानसभा में लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी विधानसभा में इनको 1 वोट मिला है और 10 की 10 लोकसभा में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, कहीं भी इनको ठीक से वोट नहीं मिला है। और 2019 के बाद से इनकी स्थिति इतनी है कि इनका ना संगठन है, ना कार्यकर्ता है, ना कोई भी चीज धरातल पर ये है नहीं। और ये किस चीज का दम भरते हैं? हमने 5 सीटें ली हैं, 44 सीटों पर हम जीते हैं, और आज भी कांग्रेस से ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनेलो पार्टी कहीं धरातल पर नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल होने के कगार पर है, जिनकी जमानतें नहीं बची हैं, वो अब ज्ञान देने को लगे हुए, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, भाजपा सरकार से भाग जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे घमंड। ये घमंड की बात नहीं है, ये उस विश्वास की बात है जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में शासन किया है और सेवा भाव से सेवा करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि झूठ। अरे आपसे बड़ा झूठी पार्टी कौन सी होगी? आप लोगों ने जब आपकी पार्टी बनी, आपने कहा कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और आपने कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। आपने 2015 में कहा कि मैं 2016 तक दिल्ली की यमुना को साफ करूंगा, फिर 17 में, 18 में, 19 में, 24 में
सरकार रेवड़ियां बांट रही है क्या? सरकार चुनाव को देखकर रेवड़ियां बांट रही है? सरकार कोई रेवड़ियां नहीं बांट रही है। अभी कांग्रेस इनेलो जेजेपी कह रहे हैं जिन लोगों को जेजेपी तो हालांकि तब आप लोगों के साथ ही सत्ता में आप मुझे बता दीजिए, आप इन लोगों को पहले लाठी डंडों से जिनको पीटा गया, आपने आरोप लगाया के साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? मैं उस अरविंद केजरीवाल को भी जानता हूँ जो सरकार शराब घोटाले में राकेश जी, मेरे सवाल से आपको क्या परेशानी है? मेरे सवाल का उत्तर नहीं देना क्या? नहीं, ज्योति आप जी, जो आपके घोषणाएं सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव में जाते जाते आप लोग ये आपके- घोषणाएं कर रहे हैं, ये मांगे तो ज्योति जी, पहले से भी आपके थी ना। सवाल का उत्तर दूंगा। आप रेवड़ियां बांट रहे हैं आप आदमी लोग। पार्टी के ये कह रहे हैं अलग अलग प्रवक्ता वर्ग को जब उत्तर सड़कों दूंगा। पर उतरा लाठी डंडों से जिनको पीटा गया, अब अगर नहीं, उनकी मांग भी मान ली गई तो भारतीय उनका कहना है जनता कोई पार्टी असर की नहीं होगा। सरकार नहीं बांट रही है। कांग्रेस इनेलो कह रही कोई असर नहीं होगा। आप इस बात का उत्तर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी की सरकार कोई रेवड़ियां नहीं बांट रही है। पिछले 10 वर्षों में जो हमने विकास के काम किए थे, उन्हीं काम को बढ़ाने का काम कर रही है। और ज्योति जी, एक सुधार काम करना गिनवा दें, पार्टी किया हो। सरकार का पहला काम एक है। काम गिनवा दें, इन्होंने जो किया हो। काम किया जाता है, एक काम सुधारात्मक काम किया जाता है। अरे एक काम गिनवाओ ना। आप ये क्या सवाल है? क्या नहीं, बाकी आप कोई तो सरकार बोल रहे थे, दो मैं बोल रहा टेन्योर था में क्या? कोई काम नहीं करवाती क्या? एक भी काम नहीं नहीं, करवाती क्या? आप बिजनेस बोल सवाल रहे पूछ थे रहे हैं आप क्या? ये? पूरे हरियाणा के अंदर बिना अरे भेदभाव 7 करोड़ की रंगदारी खाली शराब माफिया से यहाँ पर टीवी पर बैठ के अपनी बात कर रहे हो। बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज नहीं, एक बनाने काम का गिनवा, ये किया, कोई सवाल नहीं होता है, रेवाड़ी कोई का- भी सरकार काम मैं करती बता है। रहा हूँ ना काम, आप सुन गा रहे हैं। आप बोलिए राकेश जी। पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और विकास को गति देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई रेवड़ियां नहीं बांट रही है। सुमित जी, हम कोई अपने ऑडियो डाउन विकास कीजिए, के मैं दम किसी पर- को अलाउ नहीं करती हम हूँ दूसरे अपने के टाइम में विकास- हम बोलना। अपने विकास के दम पर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और आप लोग देखेंगे जब सरकार बनने के बाद यही लोग जब डिबेट में आएंगे, ये लोग कांग्रेस को कोसने का काम करेंगे कि कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद चाहे इनेलो हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, सबने एक ही रट लगाई कि जी कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। अरे भाई फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं लड़ रहे ढंग से चुनाव? तुम कांग्रेस पे आरोप लगाओगे 3 महीने के बाद कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। आज जिस पार्टी का संगठन नहीं है, चाहे वो जेजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जेजेपी ने अपना पूरा संगठन भंग कर रखा है। अब ये कब तो संगठन बनाएंगे, कब चुनाव में जाएंगे। इनेलो पार्टी खत्म हो चुकी है, उसका कोई खेर खवैया ही नहीं है। 1% वोट नहीं आया उसको, एक विधानसभा में एक सिंगल वोट। और दिल खुश करने के लिए इनेलो प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि हाँ, हम तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो है भी, टेक्निकली है भी, दिल्ली के लेकिन अंदर है। तीसरे नंबर के लिए कुछ बचा नहीं है हरियाणा में आम लोकसभा में। आदमी पार्टी के चरित्र को तो देखा है ना पूरी दुनिया ने कि जब दिल्ली में पानी नहीं आएगा तो हरियाणा पे आरोप लगाएगा, और जब दिल्ली में बाढ़ आएगी तब भी हरियाणा पे आरोप बिल्कुल। लगाएंगे कि हरियाणा ने पानी ज्यादा छोड़ दिया। जो लोग अपनी जिम्मेवारियों से भागने का काम करते हैं, जिन्होंने कभी जिम्मेवारी से सरकार नहीं चलाई, जिन्होंने कभी जिम्मेवारी से पार्टी नहीं चलाई, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे हमने तो परिवर्तन, हमने अपने कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने तक का काम किया। हमने तो प्रयोग पहले भी किए, गुजरात में भी हमने पूरी की पूरी सरकार बदली थी। हाँ। और हम ऐतिहासिक एक बड़े जीत हासिल बहुमत की। के साथ हमने सरकार बनाई थी। जी बताइए, चलिए बजरंग और उससे जी, पिछली बजरंग वाली जी, आप समय लोग में 5 हमारी सीटें जीतकर सीटें बनाने का काम किया। 5 सीटों पर जीत कांग्रेस हासिल की करके, स्थिति तो ये है, जिसमें आम कांग्रेस आदमी, ने तो सर फुटो वो ठीक ही है ना बोलता है। राकेश जी, आपकी बात हो गई है पूरी। आप लोगों ने 5 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी की बात ना करें तो 42 हलकों में आप लोगों ने लीड हासिल की। मेरा सवाल ये कि पिछली बार 79 हलकों में लीड करने वाली बीजेपी को विधानसभा में 40 सीटें मिल पाई थी, तो आप लोग कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 70 पार कर देंगे 5 सीटों के साथ? देखिए ज्योति जी, लोकसभा चुनाव का मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और हम ये 10 सीटों में चुनाव लड़े, इनको 44 आई। हम 9 सीटों में चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर लड़ी, एक इंडिया गठबंधन की आप पार्टी लड़ी है। तो आप समझिए 9 के और 10 की कंपेयर कीजिए, और आप 10 का 10 कंपेयर करोगे तो हम 46 जीतते हैं, और वोट का आंकड़ा ही बड़ा ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने बहुत काम किए 10 साल के अंदर। मैं आप लोगों ने बड़ी बढ़त हासिल की, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा है, ज्यादा वाली बात नहीं है। आप लोगों की अपनी ठीक है 42 है, अगर आप 9 की बात करें। आम आदमी पार्टी को मिलाकर 46 हलकों पर आप लोगों को लीड है, इंडिया अलायंस को।
100% ज्यादा नहीं मानते, मगर हम ये मानते हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। आज हालात बता देता हूं ज्योति जी, हकीकत के अंदर आज इनके मंत्री विधायक पब्लिक में जाने की स्थिति में नहीं है। इनको तो भारी सिक्योरिटी के बीच में कहीं चाय भी पीनी पड़ती है तो 4 बार देखते हैं आगे पीछे, कोई गलत आदमी कोई शोर शराबा ना कर दे, कोई झंडे ना दिखा दे, कोई और कुछ ना कर दे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और आप देखना जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी आप सोच नहीं सकते। 16 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब भी कांग्रेस पार्टी जा चुकी है। इनकी स्थिति सुन लो। ये मैंने एक बात बताई, 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर कोई छूट बता दे भी, 1 रुपए की छूट इस आइटम में टैक्स में छूट दी। इन्होंने 10 साल में प्रॉपर्टी आईडी के लिए मतलब लाइनों में लगा दिया, घोटाला कर लिया, यहाँ तक कि पोर्टल खोला, परिवार पहचान पत्र लगा लो, आउट टैक्स में बढ़ोतरी लगा लो, पानी के बिलों में टैक्स बढ़ोतरी लगा लो, यहाँ तक कि सब्जी फलों के ऊपर भी इन्होंने मार्केट फीस लगाने का काम किया। दुनिया भर के टैक्स, नए टैक्स लगाने का इन्होंने काम किया। मेरे साथी ने कहा हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। मेरे साथी क्या खर्ची पर्ची की बात करते हो? आप स्टैच्यू की बात करो, जो आप करोड़ों लाखों रुपए स्टैच्यू में भर के रिश्वत आपने ली, नौकरियां बेची, आपके सरकारी दफ्तर में करोड़ों रुपए स्टैच्यू भर के मिले, किसके थे? आप कहते नौकरियां हमने दी। 37 पेपर लीक सरकार, पेपर बेच सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार की स्थिति है और मैं यही समझाना चाहता हूं। आप देखिए ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, इन्होंने घोषणा करी पार्किंग के साथ 4थी मंजिल बनाने की छूट हमने दे दी 3 से 4 कर। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले 4 का कानून था, 4 से 3 किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। इन्होंने आदेश कर दिया 3री मंजिल बनेगी, 4थी नहीं बनेगी। जिसकी 4थी मंजिल बनी थी, हुड्डा डिपार्टमेंट ने, नगर निगम ने नोटिस देने शुरू कर दिए, अखबारों में शोर हो गया 4थी मंजिल भी भाई गिराई जाएगी। और लोग डर गए बिल्डर, उनसे करोड़ों लाखों रुपए सरकारी अधिकारियों ने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं स्थान बताता हूँ, हिसार का सेक्टर 14, अभी क्लियर हो गया है ना। 33, अभी कल की हम बात करें सेक्टर नहीं, अभी जेपी दलाल ने, विभागीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया पुराने बनाई गई जो बिल्डिंग है वो नहीं ढाई जाएंगी, नहीं गिराई जाएंगी। ठीक है, केवल ये मुद्दा नहीं है, केवल ये मुद्दा नहीं है। ये सही बात है। ये कह रहे थे आप लोगों का संगठन है नहीं, आप लोगों के जिला अध्यक्ष है नहीं। मैं कितने सालों से तो मैं खुद भी डिबेट कर रही हूँ इस बात को लेकर कि कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही है। सालों से आप भी जवाब दे रहे होंगे। ये मैं बिल्कुल आपकी बात की सहमत हूं। मैं आपने जिला प्रधान की बात पूछी, आप ये पूछो प्रदेश का पूरा संगठन है नहीं हमारा। जिला प्रभारी है, जिला कन्वीनर है, ब्लॉक प्रभारी है, ब्लॉक कन्वीनर है, महिला का पूरा स्टेट बॉडी से लेके ब्लॉक शहर जिला। तो जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं होता? जिला अध्यक्ष किसी भी संगठन में मेन कड़ी, मुख्य कड़ी होता है। बिल्कुल मुख्य कड़ी होता है, आप भी इस बात को जानते हैं। और सवाल तो ये भी उठते हैं क्या गुटबाजी, जो कि बहुत बार तो जग जाहिर हो जाता है, गुटबाजी ही क्या इसका एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही है? ज्योति जी, एक जिला अध्यक्ष छोड़ दीजिए, लोकसभा प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, शहर प्रभारी, सारे तो काम कर रहे हैं। तो ये बात राहुल गांधी को समझा दीजिए ना। अभी बैठक में उन्होंने कहा जल्द से जल्द संगठन बनाए, तो वहाँ बता देते बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा कह देते कि जिला अध्यक्ष तो नहीं है ना। आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष तो नहीं है ना, बाकी सब तो बन गया है। देखिए वहाँ तो कहा गया है कि हम जल्द से जल्द संगठन बनाएंगे। नहीं, जिला अध्यक्ष की जल्द से जल्द संगठन बनाएंगे, दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं डिबेट जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही है। हम जल्दी 1 महीने में जिला अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, ये बात कही गई है।
और सभी को साथ में लेकर बनाएंगे। ये बात जरूर कही गई है। और जहां तक कहता हूं, संगठन हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट है। हमारे कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और यहाँ तक कि विधानसभा की पूरी तैयारी हमारी हरियाणा में चल रही है। जिला स्तर के ऊपर हमारे सारे एमएलए हो रहे हैं। 90 के 90 विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हमारी जनसभाएं होने जा रही है। हमारा संगठन रात दिन काम कर रहा है। जहां हम कार्यकर्ता जो मीटिंग करते उसमें 5-5 हजार आदमी हुड्डा साहब की कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके सामने आ रहे। कौन सा ऐसा कार्यकर्ता सम्मेलन जिला का आपका हो जहां 4-5 हजार से कम आदमी हो? एक का नाम बता दो। लास्ट कमेंट के लिए 10,000 आदमी अनाज मंडी में हमने सम्मेलन रखा है आपके सामने। चलिए दमदमा जी, बताओ 10 विधायक, ठीक है, अभी सुनिए आप 10 विधायक आप लोगों के पिछली बार जीत कर आए, कुछ की आस्था बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा। दूसरा कार्यकारिणी आप लोग अभी तक बना नहीं पाएंगे, तो कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में जो हुआ वो अलग होता है, विधानसभा में हम कोई करिश्मा करेंगे? कैसे? जी, हमारा सबसे पहले ये मानना है कि जो जिला अध्यक्ष है अध्यक्षीय प्रणाली में जिले में, वो संगठन और नेतृत्व के बीच में अहम कड़ी होता है। हमने तो संगठन इस 6 साल के कार्यकाल के अंदर 3 बार अपने जिला अध्यक्ष हम बना चुके हैं, 4 बार जो लास्ट टाइम में बनाया था, ये टर्म चेंज करके साल बाद। लेकिन जो कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि 10 और 15 साल के अंदर अशोक तंवर जी की टर्म से लेकर चाहे शैलजा जी की टर्म आई हो और चाहे अभी के जो अध्यक्ष उनकी टर्म हो, अभी तक केवल और केवल जो मुख्य कड़ी है संगठन और नेतृत्व के बीच में, वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए। अभी हमने कुछ दिन हुए, 10-15 दिन हुए, 20 दिन अपना संगठन जो हमने भंग किया। हमारा संगठन तैयार है पूरी तरह से, और ये मीटिंगें 5 तारीख से शुरू है। जैसे ही हमारी ये 10-15 दिन में हमारी मीटिंग होगी, हमारे पूरे प्रदेश का संगठन, जिसमें जिलाध्यक्ष भी होगा, राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि ये नहीं कि हमारे पास संगठन नहीं था, संगठन में बदलाव के लिए जिन्होंने काम किया या कईयों की मजबूरी काम नहीं कर पाए, ये इसमें सारा कुछ देखा जाता है संगठन के लिए। और हमारे पास आप मानकर चलिए कि हमारा हर प्रकोष्ठ तक का संगठन जो हमने अभी भंग किए हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं 16 या 17 हमारे प्रकोष्ठ हैं, छात्र संघ की इकाई तक हमारा कंप्लीट संगठन था जो भंग किया। अब उसको नए सिरे से हम 1 महीने में, हम 10 साल वाली बात नहीं करते कांग्रेस की, 1 महीने में संगठन तय करने का जिला अध्यक्ष से लेके प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष लगा लीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष लगा लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष लगा लीजिए, 1 महीने के अंदर सारी की सारी कार्यकारिणी हम तय कर सकते हैं। लेकिन और इसको हम जारी करेंगे। कांग्रेस से जब पूछते हैं संगठन की, हम पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पिछला लोकसभा लड़ा बिना संगठन के, हालांकि तब तो तमाम पार्टियां ध्वस्त हो गई थी बीजेपी के सामने। विधानसभा भी पिछला लड़ चुकी बिना संगठन के, इस बार का लोकसभा भी बिना संगठन के लड़ा के, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी बिना संगठन के कांग्रेस मैदान में जाए। लेकिन सवाल आपकी पार्टी को लेकर ये था कि जो विधायक चुनकर आए वो भी आपकी पार्टी के साथ नहीं खड़ेंगे। जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष समेत, वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ज्योति जी, राजनीतिक संगठन एक विचारधारा से चलता है। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करूंगा, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई किसी पार्टी में जा सकता है। जननायक जनता पार्टी 2018 में बनी थी और उस समय के जो हालात थे, कहीं देखिए, इसमें मुझे स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि यदि ये लोग आजाद जीतने की क्षमता रखते थे जो विधायक बने हैं, या किसी और पार्टी में आस्था थी, तो इनको जननायक जनता पार्टी में कुछ तो दिखा होगा उस समय, क्योंकि हमने तो 18 में संगठन बना, 19 में उस संगठन के अंदर शामिल हुए लोग, और पहले चुनाव में पहली बार संगठन बनाने में किसी के भी पास एक पैमाना नहीं हो सकता कि हम किस प्रकार से किसी के ऊपर टिप्पणी करें कि ये व्यक्ति रहेगा या नहीं रहेगा। उनके अपना निजी विचार है, उस समय उनको जरूरत थी जननायक जनता पार्टी की, वो जननायक जनता पार्टी में विधायक बने। ये तो अब पता लग जाएगा कि वो बाहर जाकर किस पार्टी से उनको टिकट मिलती है, किससे वो चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको किस तरह का मैंडेट देती है, बात की बात है। अभी एक बात और चल रही थी कि काम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का अलायंस था। ज्योति जी, मेरा मानना है कि जब से देश आजाद हुआ है, इस देश के अंदर कांग्रेस ने भी काम किया है, इस देश के अंदर भाजपा सरकार बनी, उसने भी काम किया, INLD रही, उसने भी काम किया, जननायक जनता पार्टी हमारी साथ में रही, हमने भी काम किया, और दिल्ली में बेशक आम आदमी पार्टी है,
वो भी काम किया, क्योंकि सरकार काम करने के लिए चुनकर आती है और हर राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से प्रदेश में काम करता है, देश में काम करता है। लेकिन जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावनी घोषणाएं करता है, ये एक समय है ज्योति जी, एक जनता का अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे वो संस्था है, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे प्रदेश की कोई खाप है या कोई और भी संस्थाएं हैं, चाहे एम्प्लॉइज यूनियंस हैं, और सरकार इस टर्म में आके, चाहे आप बैक में चले जाइए, आप किसी भी गवर्नमेंट को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस लीजिए, भाजपा लीजिए, और पार्टियां आई होंगी, इस दौरान पर जनता के पास गोल्डन मूवमेंट होता है, संगठनों के पास गोल्डन मूवमेंट होता है अपनी बात मनवाने का। यदि घोषणाएं कर भी रहे हैं, मेरा मानना है, मैं एक लीग से हटकर कहता हूं कि कम से कम प्रदेश के लोगों के लिए तो घोषणा होगी। यदि आज सरपंच के लिए इन्होंने कह दिया, भाई कम से कम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार में आएंगे तो करेंगे, ये जब घोषणा कर रहे हैं तभी के तभी उसको कर रहे हैं, भले इसमें टाइमिंग ये है कि चुनाव के टाइम आप कर रहे हैं, पहले आपने नहीं किया। ये मैं कह रहा हूं, ये सवाल भी जरूर उठा रहे हैं विरोधी। ठीक है दमदमा जी, समय अभी कम है। रेड्डी साहब, एक करिश्माई आप कहते हैं कि समय, आप लोग बार बार ही कहते हैं कि समय बदलता रहता है राजनीति में, बीजेपी का आप लोग हवाला देते हैं 2009 में क्या था, 2014 में क्या हुआ, तो करिश्माई नेतृत्व की जरूरत होती है। अभय सबसे बड़ी लीडर हैं आपकी पार्टी के, अभय खुद भी लोकसभा चुनाव लड़कर देख चुके हैं, अपना जो दम हम कहें कि आजमा चुके हैं, तो अब पार्टी के पास ऐसा क्या बचा कि जिसको लेकर आप ही उम्मीद करें कि ये बदलाव हम कर देंगे, क्योंकि 20 साल आप लोगों को हो जाएंगे, अभी तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इनेलो के लिए नजर नहीं आता है सत्ता में आने के लिहाज से। ज्योति जी, बड़े बड़े लीडर भी हार जाते हैं, ऐसी की कोई बात नहीं है। एक माहौल जो जनता का बना हुआ था वो पोलराइजेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट लोगों का होगा, एंटी बीजेपी पोलराइजेशन वोट का हुआ। किसी ने कहा बीजेपी को बचाएंगे, किसी ने कहा इसको हराएंगे। इस वजह से सारा का सारा वहां पोलराइजेशन होने के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए अभय सिंह को वोट कम मिली है, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव था। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है, बार बार इसके ऊपर हम बहुत बार कह चुके हैं, और बहुत अनेकों ऐसे उदाहरण भी हैं कि लोकसभा और विधानसभा के बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होते हैं। जहां तक करिश्माई नेता हरियाणा में कॉमन बात यह है कि दिल्ली में जो सरकार बनती है, दिल्ली में जो सरकार बनती है हरियाणा में भी बनती है। अब इसमें ये हो सकता है कि बहुमत से बने, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, हरियाणा दिल्ली के साथ चलता है, ये तो आप जानते हो और मानते होंगे। हाँ, नहीं ज्योति जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप दिल्ली की सरकार को भी आप ले लीजिए, 303 से 240 पर आ गई, वहां भी डिक्रीजिंग चला है, वहां भी आज इनकी एक लंगड़ी सरकार बनी है। दिल्ली में भी दूसरों के सहारे से सरकार बनानी पड़ी है, पहले बीजेपी की सरकार बनी थी, आज वहां एनडीए की सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। और उसके बदले में भी क्या क्या मोदी जी को शर्तें माननी पड़ी हैं उन दूसरे नेताओं की जिनके सारे इनकी सरकार चल रही है, वो सबके सामने है। वहां न जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए संगठन के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूत पार्टी है, सब जानते हैं। और अभय सिंह चौटाला वास्तव में करिश्माई लीडर हैं, क्योंकि 2012 में जब हमारे सीनियर लीडर्स को इम्प्रिजनमेंट हुआ, उसके बाद जो पार्टी को संभाल करके संगठित रख करके ये चले, और 2014 में प्रतिपक्ष के नेता बने, 19 सीट जीतने का काम किया, 2 लोकसभा जीतने का काम किया। ये अभय सिंह चौटाला का ही करिश्मा था, जो नेताओं के अंदर होने के बावजूद भी पार्टी को एक मजबूती दी और नंबर 2 की पार्टी हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया। 2019 में एक अलग हमारा भविष्य हुआ, उसमें हमारी पार्टी में टूट हुई, जिसका हमारे को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और विपक्षी नेता इसी को बार बार उठा करके कि इनका एक एमएलए, इसी का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वो किसी घर में टूट होती है तो नुकसान तो होता ही होता है, एक बार समय ज्यादा होता है, नुकसान दोनों का हुआ। कहीं ना कहीं हमारी सरकार बननी थी, लेकिन वो सरकार उस टूट के कारण। मैं उस समय राकेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाह रहा था, वो अरविंद केजरीवाल जी को कस्में याद दिलवा रहे थे। राकेश शर्मा जी, किसी की तरफ अगर आप उंगली करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। आपके शीर्ष नेतृत्व ने नवीन जिंदल के ऊपर किस कोयले को लेकर आरोप लगाए, आपको पहले उसकी जांच करवानी चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी को, जिस शरद चंद्र रेड्डी को आपकी ईडी ने बताया, उन्होंने हरियाणा विधानसभा को लेकर लास्ट कमेंट कुछ करेंगे आप? तो ये दिल्ली क्यों गए थे?
इन्होंने केजरीवाल को कैसे कह दिया, इनकी नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आप अंतिम कमेंट का मतलब समझ रहे हैं, आप अपनी बात को लेकर कोई निष्कर्ष आपको कुछ कहना है, कंक्लूड करना है, आप इनसे सवाल पूछेंगे तो क्या मैं जवाब ले पाऊंगी? क्या मेरा सवाल ये है? भारतीय अंतिम कमेंट का मतलब ये है ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद जो करना है वो कर ले, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकी जमानत जब्त होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहूंगा। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी, लास्ट कमेंट पे आपका। बजरंग दास जी ने ये कहा कि हमारे 5-5 हजार के सम्मेलन हो रहे हैं। मैंने बीच में आपसे कहा था कि मैं बोलता हूँ, आपने कहा कि लास्ट में बोलना। नारनौल के अंदर अभी परसों ही इनका कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिस सीएल फार्म के अंदर, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ आपको ज्योति जी, आपके संवाददाता नारनौल में उनसे पूछना स्पेशल फोन करके, जिस सीएल फार्म में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस बियरर की बैठक में 1000 कार्यकर्ता आते हैं, उसकी कैपेसिटी 1000 कार्यकर्ताओं की है। उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उपदेव भांजी, दोनों बड़े लीडर, हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व था, और पूरे जिले के चारों विधानसभाओं के इनके जो टिकटार्थी थे, एक विधानसभा पर 5-5 सांसद, उसके बावजूद भी उस सीएल फार्म की कुर्सियों को ये लोग भर नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते पर, 10 वर्षों के विकास कार्यों के बूते पर, सबका साथ सबका विकास के बूते पर, चलिए आप कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, हैट्रिक बनाने वाले हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।